संविधान को किस तरीके से नाश्ताबूद करके अलग करके वो मनुस्मृतियों को लागू कर रहा है कि हमारा दुश्मन किस तरीके से पुनः अपनी व्यवस्था को कायम करने के लिए लगा हुआ है और इनके ऊपर लाठियां बरसाने से बारिश हो जाएगी। साहब, राजपूत हमारे लोगों को घोड़े पे नहीं चढ़ने देते, राजपूत हमारे लोगों को मूंछें नहीं रखने देते, राजपूत हमें अच्छे कपड़े नहीं पहनने देते, संगठन ब्राह्मणों के नियंत्रण में है, आरएसएस के कंट्रोल में है। उन संगठनों के माध्यम से ओबीसी कुछ लोगों का कहीं यूज हो जाता होगा कि सरे आम लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। ये ना, पहले वो कहते थे कानून के हाथ लंबे हैं, अब कहते हैं कानून के हाथ बंधे हैं। 20 चौराहे में उसको खड़ा करके और कोड़ों से, लाठियों से, डंडों से बेरहमी से पीटा जाता है। ये घटनाएं आपके लिए बहुत गंभीर है, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए इससे बड़ा कोई खतरा नहीं है। आपको इस बात को समझना होगा। ये यहूदी लोग इस देश को तबाह और बर्बाद करेंगे कि मोहन भागवत ने खुद ये बात पब्लिक मीटिंग में कही है कि भारत को इजराइल जैसा बनाना चाहिए। साथियों, आज जो लाइव प्रोग्राम हमने रखा है उसका जो विषय अभी हमने टाइटल में डाला है कि देश में करोड़ों शिक्षित लोग होने के बावजूद भी देश किस दिशा में जा रहा है। ये टाइटल आज रखने का कारण ये है कि देश में जो परिस्थितियां निर्माण हुई है और हो रही है और किस वजह से कैसे क्या हालात निर्माण हो रहे हैं, उसके बावजूद भी देश का जो शिक्षित वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग तबका है, वो खास करके उन हालातों के गवाह जिसको कहें या फिर जिनके सामने ये हो रहा है, ऐसे शासन प्रशासन में बैठे हुए हमारे समाज के शिक्षित पढ़े लिखे लोग और सामाजिक कार्य करने वाले या फिर कहें कि राजनीतिक दल चलाने वाले जो भी लोग हैं, वे तमाम लोग बिल्कुल ही इसके बारे में कहीं पर भी कोई चर्चा करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और हमारा दुश्मन जो है वो धीरे धीरे अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ता जा रहा है और आए दिन हमारे पास में ऐसी कोई न कोई नई खबर आ रही है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वो अपने मंसूबों में कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है और हमारे लोग चुपचाप बैठे हुए देख रहे हैं या फिर किसी को कोसने के अलावा या फिर कहा जाए तो आपस में एक दूसरे को टांग खींचने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि हम लोग बहुत गंभीरता पूर्वक ये बात लोगों को बता रहे हैं, लगातार लाइव प्रोग्राम में थोड़ा समय के बाद में आया हूं, लेकिन जिस तरीके से मैंने पूरे देश भर के लोगों की अलग अलग मीटिंग लेकर के उनको अलर्ट करने का प्रयास किया है कि देश धीरे धीरे दुश्मनों के हाथ में जा रहा है, क्योंकि जा चुका है, लेकिन अभी भी हमारे पास में बचने और बचाने का अवसर है। और अगर ये अवसर हम लोगों ने खो दिया तो हम किसी भी सूरत में जो है अपनी गुलामी को दूर नहीं कर पाएंगे या आजादी को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जिसके लिए पूरे देश के अंदर हजारों संगठन बने हुए हैं। लोग इसमें दावे कर रहे हैं और अलग अलग संगठन भी बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम आजादी लेके रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से पूरे देश में अभी हालात बना हुआ है उसमें हर तरफ हमारी नजर लगी हुई है कि दुश्मन समाज में धरातल पे क्या कर रहा है और देश में जो केंद्र सेंट्रल लेवल पे वहां क्या कर रहा है, स्टेट्स में क्या कर रहा है, संविधान को किस तरीके से नाश्ताबूद करके अलग करके वो मनुस्मृतियों को लागू कर रहा है। उसके लिए एक ताजा घटना जो अभी राजस्थान के हमारे ही बाड़मेर जिले में जो कल घटित हुई 2 दिन पहले, उस घटना से ये बात साफ जाहिर होती है कि हमारा दुश्मन किस तरीके से पुनः अपनी व्यवस्था को कायम करने के लिए लगा हुआ है। वो घटना ये है, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि
राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक गांव है, कह सकते हैं कि सब डिवीजन है, पुलिस स्टेशन है गिराफ, और वहां पर एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है कि शेड्यूल कास्ट की जो एक कास्ट यहाँ जाति विशेष है, मेघवाल जाति, उनके शमशान भूमि, क्योंकि उनको जमीन में उनका दफनाने का रिवाज है, जलाने का नहीं है, तो उनकी जो है दफनाने की रीति होने की वजह से वहां पर उनको गाड़ा जाता है जमीन में। तो वहां पर उनका जो शमशान बना हुआ है, वैसे तो सभी जगह पर हम देखते हैं कि जातियों के अलग अलग शमशान बने होते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है जिन्होंने उन्होंने बहुत लंबे समय से कायम रखा, बनाकर रखा, बरकरार रखा। और आज ये स्थिति हुई कि उसका फायदा उठाते हुए उन्होंने मेघवाल समाज का जो गिराब में शमशान भूमि है, वहां पर जो गड़े मुर्दे हैं उनके ऊपर जूते, नमक, कचरा फेंका और उनके ऊपर लाठियां बरसाई। अब वो गड़े हुए लोग जो हैं, पता नहीं कब उनको दफन किया गया था, लेकिन आज ये स्थिति है कि उनके वो शमशान या समाधियां कुछ भी कहें, उनके ऊपर वे गुस्सा निकाल रहे हैं, लाठियां बरसा रहे हैं, जूते मार रहे हैं और बहाना बता रहे हैं कि बारिश नहीं हो रही है, इसकी वजह से ऐसा किया जा रहा है और इनके ऊपर लाठियां बरसाने से बारिश हो जाएगी। ऐसा एक कहा जाए तो बहुत ही भयंकर, जिसको कुछ लोग अंधविश्वास कहते हैं, कुछ लोग इसको अलग नाम देते हैं, लेकिन इसके पीछे जैसे बहुत सारे नेताओं को मैं कल परसों से देख रहा हूं कि वे इस घटना को अंजाम देने वाले जो लोग हैं, जो जाति विशेष के लोग हैं, उन लोगों को कोस रहे हैं। उसमें हुआ ऐसा है कि नाबालिग बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उन बच्चों को तैयार किया गया, एक प्लानिंग के तहत तैयार किया गया और तैयार करके कहा कि तुम जाओ और मेघवालों के उस शमशान भूमि में जाकर के जो उनकी समाधियां हैं उनके ऊपर जूते फेंक के आओ, लाठियां बरसा के आओ और वहां पर कचरा फेंक कर आओ, और भी कई करतूत उन्होंने जो किए होंगे। वो करने के लिए किसको भेजा जाता है? नाबालिग बच्चों को भेजा जाता है। और 7-8 बच्चे वहां पर, वीडियो जो वायरल हुआ उसमें दिखाई दे रहे हैं कि बच्चे जाकर के इस घटना को अंजाम देते हैं। ये कहने में एक साधारण सी या छोटे गांव की घटना हो सकती है, लेकिन इसके पीछे क्या मामला है उसको मैं आपके सामने उजागर करना चाहूंगा, ताकि आज जो हमारा पढ़ा लिखा वर्ग भी है, शिक्षित वर्ग है, वो भी इसको कितना गंभीरता से लेता है। तो वहां पर एक जाति विशेष के लोग, जिनको यहाँ पर राजस्थान में राजपूत के नाम से जाना जाता है, राजपूतों के बच्चों को तैयार करके वहां पर भेजा गया और इस घटना को अंजाम दिया गया। और अंजाम देने के साथ साथ देखिए, बड़ी गंभीरता वाली बात जो हम बार बार आपको बताते आ रहे हैं कि उन्होंने, उसमें एक आदमी ने वीडियो भी बनाया उन बच्चों का, ऐसा करते हुए वीडियो बनाया, और वीडियो बनाया ही नहीं, उसको वायरल भी किया। अब ये आप बात समझ सकते हैं कि ठीक है, ये कृत्य राजपूत जाति के लोगों के द्वारा करवाया गया या उनके बच्चों से करवाया गया। तो बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे बताए जा रहे हैं सारे के सारे, तो उन नाबालिग बच्चों ने किसी के तो कहने से किया होगा। ये बात उनके दिमाग में अपने आप तो आ नहीं सकती कि ऐसा करने से ऐसा होता होगा या फिर ऐसा करने से बारिश हो जाएगी। ये उनके दिमाग का तो कोई डेवलपमेंट हो नहीं सकता, या कोई उनके दिमाग की उपज तो है नहीं ये। तो निश्चित तौर पे किसी न किसी कहा जाए तो वयस्क या बूढ़े बुजुर्ग लोगों ने ही उनको तैयार किया होगा कि ऐसा तुम्हें करना है, और इसलिए वे बच्चे उनके कहने में आकर के, कहना मानते हुए जाकर के इस घटना को अंजाम देते हैं। अब ये बात हमें समझनी है कि जिन लोगों ने उनको उकसाकर तैयार किया होगा बच्चों को कि जाओ और ऐसा करो, अब वो बच्चे किसके कहने में आ सकते हैं? वे बच्चे उनके अपने समाज के बूढ़े बुजुर्गों के कहने में आ सकते हैं, और बूढ़े बुजुर्ग लोगों ने ही उनको ये काम करने के लिए तैयार किया होगा। यहां तक बात तो आ गई। अब बात ये आ गई कि साहब, राजपूत हमारे लोगों को घोड़े पे नहीं चढ़ने देते, राजपूत हमारे लोगों को मूंछें नहीं रखने देते, राजपूत हमें अच्छे कपड़े नहीं पहनने देते, राजपूत
जहां आता है वहां पर राजपूत शब्द आता है, और राजपूत ऐसा करने से लोगों को रोकते हैं, या फिर डायरेक्ट लड़ाई जो उनकी है वो राजपूतों के साथ में बताई जाती है। तो जो राजपूत ऐसा कर रहे हैं या फिर करवा रहे हैं बच्चों से, अपने युवाओं से, कि जाओ और किसी को घोड़ी से उतार के नीचे पटक दो, किसी के साथ पिटाई कर दो, किसी को मार दो, किसी को मूंछ रखने पर उसको प्रताड़ित कर दो, ये तमाम चीजें जो है ये उनके कहने पर होती है, उनके आदेश पर होती है, जो बूढ़े बुजुर्ग उस समाज के हैं। अब राजपूत समाज के जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वे बच्चों को कहते हैं तो बच्चे तैयार होकर के उस घटना को अंजाम देने के लिए चले जाते हैं और वो करते हैं ऐसा। लेकिन हमें यहां तक नहीं रुकना है कि क्या इसके लिए वो बच्चे जिम्मेदार हैं या फिर उन बच्चों को तैयार करके उस काम को अंजाम दिलाने वाले लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। यहां तक मामला आकर के अगर रुकता है तो हमें आगे इसकी खोज जारी रखनी चाहिए कि जो राजपूत जाति के अंदर भी, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं, मैंने जितना राजपूतों ने अपना इतिहास नहीं पढ़ा होगा, नहीं जाना होगा, उससे ज्यादा मैंने इतिहास उनका पढ़ रखा है, जान रखा है। और ये भी हम जानते हैं कि जिस समय इस देश के अंदर राजे महाराजाओं का राज हुआ करता था, उनकी सत्ता हुकूमत होती थी, उस समय भी जो राजे महाराजे या फिर राजपूत वंश के कहे जाने वाले जो लोग आज की तारीख में राजपूत कहे जाते हैं, वे लोग जब राज सत्ता में होते थे तब भी वे अपनी मर्जी से पत्ता भी इधर से इधर नहीं हिला सकते थे। उनको जो वहां पर उनके राजगुरु होते हैं या फिर कहें कि वहां जो ब्राह्मण देवता होते हैं, उनके आदेश के बिना वे इतना सा भी कार्य नहीं कर सकते थे अपने राज्य में। ये राजा महाराजाओं के जमाने की बात कह रहा हूं, जिस समय पूरी सत्ता, पूरा पावर उनके हाथ में माना जाता था नहीं माना जाता था। उनसे तो कुछ ऐसे काम करवाए जाते थे, उनके पास पावर होता नहीं था, पावर दे करके पावर का मिसयूज करवाया जाता था। तो उस जमाने को हम पढ़ें तो देखें कि उसके अंदर जब वे सत्ता में हुआ करते थे, हुकूमत उनकी हुआ करती थी, राजे महाराजे कहलाते थे, तब भी वे लोग शारीरिक रूप से तो काम करते थे, शरीर उनका होता था, लेकिन मानसिक रूप से वो उन्हीं लोगों के तैयार किए हुए होते थे जो लोग उनको नियंत्रित करते थे। क्योंकि शिक्षा उनको भी नहीं दी जाती थी हथियार चलाने, लोगों पर अत्याचार करने, अन्याय करने और जुल्म करने, उनसे धन वसूल करने, उनसे खजाना भरने और राज सत्ता चलाने, इस प्रकार की शिक्षा तो उनको दी जाती थी। लेकिन जो वास्तविक ज्ञान दिया जाना चाहिए था वो इन जाति के या विशेष वर्ग के लोगों को नहीं दिया जाता था। उसका पूरा कंट्रोल जो है ब्राह्मण अपने हाथ में रखते थे, ये जो यहूदी लोग हैं ये अपने हाथ में रखते थे। ऐसी स्थिति में हम लोग अगर उसको ध्यान में रखें तो आज की तारीख में क्या दिखाई देता है कि जहां पर भी हम देखते हैं बहुत ही कम ओबीसी के लोग इस तरीके से हरकत करते हैं। ठीक है, कुछ उनके साथ शामिल हो जाते हैं ऐसे संगठनों की वजह से, जो संगठन ब्राह्मणों के नियंत्रण में है, आरएसएस के कंट्रोल में है, उन संगठनों के माध्यम से ओबीसी कुछ लोगों का कहीं यूज हो जाता होगा। लेकिन विशेष करके गांवों में जहां पर उनको धरातल पर अपनी व्यवस्था को अर्थात मनुस्मृतियों को जहां पर स्थापित करना है, वहां पर, क्योंकि शहरों में तो उन्होंने पूरी व्यवस्था जो है अर्थतंत्र के रूप में बनियों के यानी कि वैश्यों के अर्थात उन्हीं विदेशी यहूदियों के नियंत्रण में दे दी है। वहां तो किसी का अब कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वहां कास्टिज्म के आधार पर और इसके आधार पर ज्यादा वो किया नहीं जा सकता। इसलिए उन्होंने गांवों के अंदर एक ऐसा सिस्टम चलाया और उसके लिए फिर से इन्हीं नासमझ और नादान लोगों को इस्तेमाल करने का काम शुरू किया। और उन्होंने, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये बात आई है कल से कि पहले तो ये घटना हुई, वीडियो वायरल हुआ, फिर इसका खुलासा स्पष्टीकरण जैसा आया कि वहां बारिश नहीं हो रही है, इसलिए उनकी शमशान भूमि यानी कि उनकी समाधियों पर, यानी कि उनकी जो कहते हैं कि जहां उनको गाड़ा गया है उनके ऊपर नमक डालो, जूते मारो और ऐसा करने से बारिश हो जाएगी। ये उन राजपूतों के बच्चों के दिमाग की उपज नहीं है, तो उन राजपूतों ने जिन्होंने
उनको बच्चों को तैयार करके भेजा है, वहां पर उनके भी दिमाग की ये उपज नहीं है। ये किस दिमाग की उपज है? ये उसी खुरापाती ब्राह्मण या यहूदी लोगों के दिमाग की खुरापात ही है, और वे ही इस तरीके के सिस्टम बना करके लोगों के बीच में छोड़ते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है। और उन लोगों ने राजपूत समाज, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारे आदेश को सबसे पहले अगर कोई इम्प्लीमेंट करेगा तो वो राजपूत वर्ग ही कर सकता है। मैं अपनी भाषा में बहुत पहले कह चुका हूं कि राजपूत वर्तमान में वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मणों के तंत्र के अनुसार वे ब्राह्मणों की पुलिस है। जैसे हमारे लोकतंत्र के अंदर, संवैधानिक सिस्टम के अंदर पुलिस होती है, वो किसी भी प्रकार का जो भी कोर्ट का आदेश हो, चाहे वो कोर्ट कोई भी हो या सरकार का आदेश हो, उसके मुताबिक वो कार्य करती है, उसके आदेशानुसार कार्य करती है। ठीक वैसे ही ये जो राजपूत कौम है, ये नादानी और नासमझी की वजह से और शिक्षा के अभाव की वजह से वे ब्राह्मणों के कंट्रोल में है, और ब्राह्मणों के नियंत्रण में होने की वजह से वे ब्राह्मणों के आदेश की पालना जल्दी करते हैं, और उन्हें इस बात से भी एक तरह से लालच दिया जाता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी सत्ता वापस आएगी, तुम्हारा राज फिर से कायम होगा। ऐसा करके वे लोग उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ हमारा बताने का मतलब ये था कि इस देश के अंदर कोई भी घटना घट रही है या किसी भी घटना को अगर कोई अंजाम दिया जा रहा है, चाहे वो देश का कोई भी कोना हो, चाहे वो महिलाओं को सरेआम सड़कों पर ला करके पीटने का मामला हो, चाहे पूरा झुंड बना करके महिलाओं को पर अत्याचार करने का मामला हो, चाहे हमारे लोगों को जिसको हम लोग मूल निवासी बहुजन समाज कहते हैं, SC ST और OBC के लोग, उनको सरेआम उनकी हत्याएं करना या इस तरीके से हमारी बहन बेटियों का बलात्कार करना, ये एक सिस्टम के अनुसार हो रहा है। और इसके पीछे ब्राह्मण का अपना पूरा सिस्टम लगा हुआ है, और लोगों को बताया गया है कि तुम इन नीच जाति के लोगों को या फिर नीच कहे जाने वाले लोगों को जितना दबा कुचला करके रखोगे, नीचे रखोगे, उतना ही तुम मजबूत रहोगे और तुम सत्ता में और हुकूमत में भागीदार रहोगे, तुम्हारा वर्चस्व रहेगा। ऐसा उन लोगों को बताया जाता है। तो हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि आप जिसको अपना दुश्मन मान रहे हो या जो हमारा असली दुश्मन है, जिन लोगों को इस्तेमाल करके आपके साथ ऐसी घटनाएं करवा रहा है, आपको उन लोगों की बजाय अपने असली दुश्मन की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उसकी तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो दुश्मन जो है वो अपने उद्देश्य में, अपने मकसद में कामयाब हो जाता है, और अपने मकसद में कामयाब ऐसे होता है कि वो सामने नहीं आता, हमें राजपूतों के साथ भिड़ा देता है, हम राजपूतों के ऊपर केस करते हैं, हम राजपूतों के ऊपर उनको गाली देते रहते हैं, राजपूतों को ही दोषी मानते रहते हैं, या फिर ऐसी कुछ और मजबूत जातियां हैं जो अपने आप में मजबूत है कुछ भी नहीं, लेकिन उनको सिस्टम ने मजबूत कर रखा है। जहां भी जिनकी संख्या थोड़ी ज्यादा है वहां पर उन लोगों को उन्होंने मजबूती दे रखी है, उनके हाथ में पावर दे रखा है कि तुम दूसरे लोगों को दबा करके रखो। ये इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, इसको आपको समझना होगा। अगर ये आप नहीं समझ पाते हैं तो हम बेवकूफों की तरह इन लोगों के साथ में लड़ते रहेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे, और हमारा दुश्मन जो है वो कामयाब होता रहेगा, वो अपने मकसद में सफल हो जाएगा, और हम आपस में कुत्तों की तरह लड़ करके मर जाएंगे। और ये लोग हम पर सत्ता पर कब्जा तो कर ही चुके हैं लगभग, लेकिन पूरी तरह से हमें कमजोर कर देंगे कि हम कभी आवाज भी ना उठा सके। तो मैंने एक एग्जाम्पल ये तुरंत का हाल ही का था इसलिए दिया क्योंकि ये कोई एक घटना नहीं है जिसको मैं लेकर स्पेशली कोई लाइव आया हूं। ये घटना बताने के पीछे मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि आप लोगों को संभलना चाहिए, सावधान होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए कि हमारा दुश्मन कौन है और दुश्मन हमें किस तरीके से आपस में लड़ा करके, टकरा करके, और जो कास्ट बेस के आधार पर जो ऊंची जाति के लोग कहे जाने वाले हैं उनके द्वारा छोटी और नीची कही जाने वाली जातियां, नीची कोई जाति है नहीं दुनिया में, इंसान सब जगह समान है, लेकिन भारत के अंदर व्यवस्था के मुताबिक जो इन लोगों ने बनाई है
उसके मुताबिक वे उन लोगों पर अत्याचार और अन्याय करवा रहे हैं। अत्याचार अन्याय करवाना मात्र उनका उद्देश्य नहीं है, इसके द्वारा वो ऐसा करके मनुस्मृतियों को फिर से देश में इम्प्लीमेंट करने का, लागू तो हो ही गई है, लागू करने में कोई तो नहीं है, लागू तो पहले से ही थी। जब संविधान लागू हो गया उसके बाद में भी संविधान को इन्होंने 5 से 10% भी इम्प्लीमेंट नहीं किया और मनुस्मृतियों को ही इम्प्लीमेंट किया। ये बात हम भली भांति जानते हैं, जिसकी वजह से उनको आज आसानी हो रही है अपना सिस्टम कायम करने में, अपनी व्यवस्था को लागू करने में। इसलिए हम लोगों को ज्यादा गंभीरता से समझना जरूरी है, क्योंकि कोई भी आदमी ऐसी घटनाओं को लेकर के आते हैं। मैं भी देखता हूं सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग जो इसका विरोध भी करते हैं, इसकी भर्त्सना भी करते हैं, इसकी निंदा भी करते हैं, कानूनन कार्रवाई की मांग भी करते हैं, सरकार से, पुलिस से अपील भी करते हैं। ये सारी चीजें करते हैं और करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है, और मैं कहता हूं होनी भी नहीं चाहिए कमी। वे ज्यादा से ज्यादा लोग होने चाहिए जो लोग ऐसा करे। लेकिन क्या ऐसा करने मात्र से हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं इस फील्ड में पिछले 25 से 27 साल हो गए मुझे लगातार काम करते हुए, और इन 25-27 सालों में मैं ये देख रहा हूं कि हम लोग चिल्लाने के सिवाय कुछ नहीं कर रहे। जब कोई घटना घटित होती है तो तुरंत हम 5-10 दिन के लिए उस घटना को लेकर के जो है काफी हल्ला गुल्ला करते हैं, चिल्लाते हैं, धरने देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, रैलियां निकालते हैं, सारा कुछ हम एजुटेशन करते हैं, सारी चीजें कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद फिर हम थोड़े से धीमे हो जाते हैं और इतने फिर कोई घटना दूसरी घटित हो जाती है, फिर दूसरी घटना घटित होती है, हम उसमें एंगेज हो जाते हैं, पहली घटना को हम भूल जाते हैं। फिर तीसरी घटना घटित होती है, हम दूसरी घटना को भूल जाते हैं, पहली को भूल जाते हैं, फिर तीसरी को लेकर खड़े हो जाते हैं। ये हम लोग क्यों घटना पे घटना होती जा रही है, हमारे साथ में इस तरीके की वारदात पे वारदात हो रही है, होते जा रही है, उसके बावजूद भी हम उसको रोकने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। यहां तक कि उसके ऊपर कार्रवाई करवाने के काबिल भी हम नहीं हैं या करवा नहीं पा रहे हैं, और घटनाएं होती जा रही है। तो फिर क्या हमारा चिल्लाना या हमारा इस तरीके से विरोध प्रदर्शन करना ये कहीं एक तरह से कहा जाए तो कि वो कोई काम का है क्या, या फिर उसका कोई मीनिंग या मकसद बनता है? अगर नहीं मतलब बनता उसका, तो हम ऐसा करके शांत क्यों हो रहे हैं, संतुष्ट क्यों हो रहे हैं? हमने 2-4 वीडियो बना दिए, डाल दिए, हमने जाकर के घटना स्थल देख लिया, हमने लोगों को इकट्ठा करके संबोधित कर दिया, हमने लोगों को बुला करके मीडिया को बुला करके 2-4 बातें कह दी, कुछ नहीं हुआ। हम व्यक्तिगत रूप से थोड़े पब्लिसिटी में आ गए, थोड़ा लोगों के बीच में सहानुभूति हमने ले ली, लेकिन हम उसकी समस्या का जड़ से समाधान नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? कि हमने उसकी खास रीजन को जाना ही नहीं, हमने उसकी खास जड़ को पकड़ा ही नहीं। जब तक जड़ को नहीं पकड़ते हैं हम लोग सिर्फ पत्ते तोड़ते रहते हैं, पत्ते तोड़ते रहते हैं, इतने में टहनियां निकल आती है, और टहनियां निकल करके फिर वो वृक्ष हरा भरा हो जाता है। जो जुल्म और अत्याचार का वृक्ष है वो आगे बढ़ता जाता है, बड़ा होता जाता है, क्योंकि हमने कभी उसको जड़ को नहीं ढूंढा। और जब तक हम जड़ को नहीं ढूंढेंगे तब तक ये होना संभव नहीं है। जैसे कि महिलाओं के अत्याचार की बात मैं बताऊं, इतने सख्त कानून बने हुए हैं कि आपके साथ में किसी भी प्रकार की कोई घटना अगर होती है, उसके अंदर जैसे कि कानून हाथ में नहीं लेना, ऐसी एक बात है ना, कानून हाथ में मत लीजिए, यानी कि आप किसी को थप्पड़ भी नहीं मार सकते, क्योंकि जिसने जुल्म किया है उसको सजा देने के लिए कानून है, उसको सजा देने के लिए न्यायपालिका है, उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस है, कानून का सारा तंत्र उसके लिए है। तो आपको किसी प्रकार का ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है जिसकी वजह से कानून आपके हाथ में आए, यानी कि कानून को हाथ में नहीं लेना है। तो अगर हम कानून हाथ में नहीं ले सकते या किसी को बेवजह हम लोग परेशान नहीं कर सकते, तो उसके बावजूद भी हम ये देखते रहते हैं हमेशा कि सरेआम लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, अंजाम दे करके उसका वीडियो बनाते हैं, वीडियो बना करके सबूत के तौर पर ही नहीं उसको वायरल करते हैं। उनको वायरल करने का मतलब घटना को अंजाम देने वाले लोगों को खुद को नहीं, उन नादान लोगों को खुद को नहीं पता होता
कि अगर कानून के हाथ हम चढ़ गए और कानून ने अगर सही तरीके से उस पर इम्प्लीमेंट कर दिया तो हमारी दशा क्या होने वाली है, ये बात उनको नहीं पता है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आज की तारीख में जो लोग भी इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं या फिर ऐसा काम कर रहे हैं, वे लोग पूरी तरह से, मैं कह रहा हूं कि नादान ही नहीं है, वे पूरी तरह से बेवकूफ भी है, उनको कोई पता नहीं है, वे अज्ञानी हैं, वे इनोसेंट हैं। और इनोसेंट होने की वजह से वे लोग किसी के बहकावे में आकर के, जोश में आकर के, उनको मेंटली जब प्रिपेयर किया जाता है वो उस अपराध को करने के लिए, तो वे लोग साइकोलॉजिकल उनको तैयार करते हैं और साइकोलॉजिकल तैयार करके उनको उस घटना को अंजाम देने के लिए तैयार करते हैं। तो देश भर में जैसे महिलाओं के साथ घटनाएं घटित हो रही है, क्या कानून इसको रोकने में सफल नहीं हो सकता? लेकिन कानून का जिस तरीके से हम कहें कि पहले एक डायलॉग होता था फिल्मों में, अधिकांश आपने सुना होगा कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन आज का जमाना ये आ गया है कि आज कानून के हाथ बंधे हुए हैं। आज ज्यादा डायलॉग ये आ रहा है, पुलिस के अधिकारियों के भी सामने जब हम जाकर बात करते हैं तो कहते हैं कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। ये ना, पहले वो कहते थे कानून के हाथ लंबे हैं, अब कहते हैं कानून के हाथ बंधे हैं। तो ये स्थिति उन्होंने निर्माण की है। तब पुलिस को, अधिकारियों को ये पता नहीं है कि कानून के हाथ लंबे क्यों होते थे और आज कानून के हाथ बंधे हुए क्यों हैं। जो वेरी क्वालिफाइड लोग होते हैं, जो कंपटीशन से आते हैं और जो प्रतियोगिता पास करके यहाँ पर तक पहुंचते हैं, वे लोग भी इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। तो वे जो अनपढ़ और गंवार लोग हैं, वे जो अंगूठा छाप लोग हैं, जो गांवों में ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं या फिर महिलाओं को पेड़ों से बांध बांध करके मार रहे हैं और उनको एक छोटी सी गलती के लिए, मान लीजिए कि एक औरत ने अगर किसी लड़के के साथ, लड़की अगर चली गई या किसी औरत ने अपने पति को छोड़ करके किसी दूसरे को, जो उसको ठीक नहीं लगा होगा या फिर पसंद नहीं था, अत्याचार करता होगा, अन्याय करता होगा, शराबी होगा, ऐसी ना भी हो तो भी कोई बात नहीं, उसकी मर्जी नहीं है साथ रहने की तो वो नहीं रह सकती। अगर वो अपनी मर्जी से किसी और के साथ चली जाती है तो उसको जब पकड़ के वापस लाया जाता है तो पूरे गांव के अंदर 20 चौराहे में उसको खड़ा करके और कोड़ों से, लाठियों से, डंडों से बेरहमी से पीटा जाता है। जितना उसका जुल्म नहीं है उतना उसको सजा दी जाती है। और सजा भी कौन देता है? जिनको सजा देने का अधिकार नहीं है, जिनको कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, वे लोग सरेआम कानून हाथ में लेकर के इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं और अपने आप को शूरवीर मानते हैं कि हम लोगों ने ऐसा कर दिया। तो ऐसी घटनाएं जो आए दिन घटित हो रही है, ये घटनाएं कोई आकस्मिक होने वाली घटनाएं नहीं है, ये कोई संजोगवश होने वाली घटनाएं नहीं है। ये प्री प्लान लोगों को मेंटली प्रिपेयर्ड करके, तैयार करके, साइकोलॉजी उनके अंदर फिट करके और इस तरीके के घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। फिर उनके वीडियो बनाए जाते हैं और वीडियो बना करके पूरे देश में उसको वायरल किया जाता है ताकि लोगों के अंदर एक दहशत पैदा हो और लोगों की मानसिक स्थिति ऐसी बने कि औरत को, बेटी को घर की जो है इज्जत है उसको घर में ही रहना चाहिए, उसे बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर वो माँ बाप के, परिवार के बाहर जाकर के अगर कोई कदम उठा लेती है तो वो जिंदा रहने लायक नहीं है, उसे जला देना चाहिए। ये मनुस्मृतियों की बातें हैं जो इम्प्लीमेंट हो रही है। आप समझने की कोशिश करो इसको। मैं कोई बकवास करने नहीं आता हूं, मेरा कोई फालतू टाइम नहीं है और आपको भी मैं कोई फालतू टाइम के लिए नहीं कि आपको यहाँ इकट्ठा करके करूं। मैं बहुत गंभीर सोच के साथ आपको ये कह रहा हूं कि इस देश के अंदर करोड़ों लोग जो शिक्षित हैं, आज की तारीख में पढ़े लिखे हैं, अच्छे अच्छे ओहदों पर बैठे हैं, अच्छे अच्छे सामाजिक संगठन चला रहे हैं, अच्छी अच्छी राजनीतिक पार्टियां चलाकर सरकार बनाने की दावेदारी कर रहे हैं, उन लोगों की आंखें फूट चुकी है। क्या इस देश के अंदर मनुस्मृतियां लागू हो रही है, मनुस्मृतियों पर इम्प्लीमेंट हो रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई है, संविधान को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है। ये छोटी छोटी घटनाएं, इनको छोटी छोटी घटनाएं मत समझो, इनको कोई साधारण घटनाएं मत समझो। ये घटनाएं आपके लिए बहुत गंभीर है, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए इससे बड़ा कोई खतरा नहीं है। आपको इस बात को समझना होगा। हम संतुष्ट हो जाते हैं, 2-4 लड़कों ने कल घटना को अंजाम दिया, उनको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, 2-4-10 दिन बाद में या महीने बाद में उनकी जमानत हो जाएगी, वे घर आ जाएंगे और हम खुश हो जाएंगे कि हमने उनको कानून के हवाले कर दिया, हमने उनको अरेस्ट करवा लिया, ये करवा दिया। इससे कुछ नहीं होगा साथियों। हमें बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है
अगर हमने जरा सा भी इसको लापरवाही में लिया तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इसलिए मैं आज का ये प्रोग्राम, लाइव आने का मेरा प्रोग्राम है, ये आपको ये बताने के लिए है कि हमारी जो स्पष्ट खोज है, जिसको हमने पूरी तरह से लोगों के सामने रख दिया है और खोल के रख दिया है इसको, कि ये जो विदेशी जिनकी नस्ल है यहूदी लोग, ये यहूदी लोग इस देश को तबाह और बर्बाद करेंगे। इसका हम लगातार आपको कोई न कोई सबूत देते जा रहे हैं, लगातार सबूत देते जा रहे हैं, और अब तो हमारा दुश्मन भी हमें सबूत देने लग गया है। अब हम देख सकते हैं कि आज हमें एक और नई खबर मिली है कि आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने मतलब खुलेआम पब्लिक मीटिंग में ये कहा है कि भारत को इजराइल बनाना है, भारत को इजराइल बनाना है। इजराइल यहूदियों का देश है। यहूदी जो पूरी दुनिया में तबाही बचाने वाले लोग हैं, यहूदी वे लोग हैं जो पूरी दुनिया को अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। उसके लिए वे हर हालत और हर स्थिति से गुजरने को तैयार हैं, वे हर घटना को अंजाम देने को तैयार है। ऐसी जो क्रूर कौम है वो भारत के अंदर यहूदी ब्राह्मण के रूप में जो आपके सामने है, आप जिसको अपना देवता मान रहे हो, आप अपना धार्मिक गुरु मान रहे हो, आप अपने संस्कार और अपने कर्म कांडों के लिए या फिर अपने शुभ कामों के लिए जिसके पैर छूते हो और जिसकी व्यवस्था को आप लोग स्वीकार कर रहे हो, आप लोगों को पता नहीं है कि वे कितने घातक लोग हैं। हाँ, मुझे पता है इस बात का कि वे कितने घातक हैं। तो आप लोगों को बताने के लिए हम ये कह रहे हैं कि खुद एक एक चीज आपके सामने आ रही है। ये आपके सामने है कि अभी आपको साफ नहीं दिखाई देगा, मैं पढ़ के बता देता हूं। इजरायली कंपनी ने ईवीएम हैकिंग का किया गया था सौदा। ये जो इजरायली कंपनी है उसके साथ ईवीएम पर बात करने वाले हमारे जो लोग हैं, ईवीएम का विरोध करने वाले जो लोग हैं, ईवीएम को हटाने की बात करने वाले लोग हैं, उन लोगों को भी इस बात से अवगत होना चाहिए कि ये इसका कनेक्शन जो है वो इजराइल के साथ है और इजराइल की ही कंपनी को इसका हैकिंग का काम दिया गया। ये एक समझने और समझने वाली बात है। दूसरी बात, हम जैसा कह रहे थे कि उन्होंने पेगासस नाम का जो वायरस है, पेगासस वायरस है, उसको उन्होंने जिस तरीके से पूरे देश में लोगों की, खास करके सरकार विरोधी जो लोग हैं या सरकार का विरोध करने वाले, विरोधी नहीं, सरकार की नीतियों का विरोध करने वाले लोग, जो सामाजिक संगठनों के हो, चाहे वो पत्रकारिता से जुड़े लोग हो, चाहे विपक्ष के लोग हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेज हो, चाहे और भी बहुत सारे ऐसे लोग हो जिनकी जासूसी पेगासस नाम के वायरस से करवाई जा रही है, उनके मोबाइल में डाल करके कैसे, कहां पर, जिसकी पूरी डिटेल आपके पास में है, मिल जाएगी आपको अगर ढूंढेंगे तो ये भी एक इजरायली कंपनी, एनएसओ जो कंपनी है, उस कंपनी के माध्यम से ये करवाई जा रही है। इसका कनेक्शन भी इजराइल के साथ है। और एक सबसे बड़ी बात जो आपको बताना चाह रहा हूं कि उन्होंने भारत में एक पार्लियामेंट होने के बावजूद भी जब नई पार्लियामेंट बनाने का काम शुरू किया, नया संसद भवन जो बनाया जा रहा है, उस नए संसद भवन का नाम उन्होंने रखा विस्टा। जो विस्टा नाम जो रखा हुआ है, वो विस्टा क्या नाम है, उसका मीनिंग क्या है, आपको किसी को नहीं पता होगा, क्योंकि ये आपके भारत के अंदर किसी भी भाषा का शब्द नहीं है। ना ये संस्कृत भाषा का शब्द है, ना ही ये हिंदी भाषा का शब्द है, ना ही ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और ना ही ये कोई तेलुगु, तमिल, कन्नड़ या बंगाली या उड़िया भाषा का शब्द है, ना पंजाबी, गुजराती का शब्द है। ये शब्द ही अपने आप में एक विचित्र है, और इस शब्द की विचित्रता ने ही हमें क्या कहते हैं कि इसको जिज्ञासु किया कि आखिर में भारत की पार्लियामेंट, जहां पर भारत के सर्वोपरि एक तरह से कहा जाता है कि वो संसद चलती है, तो वहां उसका नाम उन्होंने जो रखा है वो विस्टा क्यों रखा है, विस्टा का आखिर मीनिंग क्या है। तो हमने इसकी खोज शुरू की और खोज में ये पाया कि जो विस्टा नाम उन्होंने संसद का रखा है, ये विस्टा शब्द हिब्रू भाषा का शब्द है, हिब्रू भाषा का शब्द है। आपको सबूत के तौर पे बता देता हूं कि हमने इसको कंफर्म करके डाला है, ऐसे ही नहीं डाला है, ऐसे हवा में बातें करने वाले लोग हम नहीं है। हमने इंग्लिश में इंग्लिश टू हिब्रू करके जो क्रॉन शब्द है, जिसको ताज कहते हैं, ताज हिंदी में ताज, अंग्रेजी में क्रॉन कहते हैं, क्रॉन करके इंग्लिश टू हिब्रू किया, तो जो वर्ड हिब्रू भाषा में सामने आया
उसी को जब हमने हिंदी टू हिब्रू किया तो हिंदी में ताज लिखा और ताज लिख करके सामने जब हिब्रू भाषा का वर्ड आया तो वो जो सेम आया जो अंग्रेजी के क्राउन के सामने आया वही हिंदी के ताज के सामने आया। यानी उन्होंने हिब्रू भाषा के विस्ता शब्द जिसका मीनिंग होता है ताज, उन्होंने नई संसद का नाम रखा। इसका कनेक्शन भी सीधा इजराइल के साथ में है, क्योंकि इजराइल यहूदियों का देश है और यहूदियों का भारत के अंदर रहने वाले लोगों के साथ में, विदेशी जिनको हम कहते हैं, उनके साथ में बहुत गहरा रिश्ता है। नरेंद्र मोदी जी ने खुद इजराइल में जाकर के ये कहा है कि भारत में सदियों से यहूदी रह रहे हैं। ये उनकी अपनी स्पीच की बात आपको बता रहा हूं और उनका जो कनेक्शन उनके साथ में है, उसके लिए आज का जो लेटेस्ट न्यूज हमारे सामने है वो ये है कि मोहन भागवत ने खुद ये बात पब्लिक मीटिंग में कही है कि भारत को इजराइल जैसा बनाना चाहिए, मतलब इजराइल जैसा बनना है। अब आप समझ सकते हैं कि वो इजराइल जैसा ही क्यों बनाना चाहते हैं, वो अमेरिका जैसा क्यों नहीं बनाना चाहते, वो जापान जैसा क्यों नहीं बनाना चाहते, वो चाइना जैसा क्यों नहीं बनाना चाहते, वे उसकी तरह से वो क्यों नहीं बनाना चाहते। उसकी और भी बहुत सारे देश है, यूरोप जैसे देश बना दो आप, इसमें यही नाम क्यों सामने आया कि इजराइल जैसा बनाना चाहिए। यानी कि उनका कनेक्शन इजराइल के लोगों के साथ में है और इजराइल के लोगों के साथ जो उनका कनेक्शन है, वे इजराइल के रहने वाले लोग दुनिया में सबसे क्रूर और सबसे भयंकर खतरनाक लोग हैं और वे यहूदी लोग हैं। और भारत के लोगों का अगर कनेक्शन इनके साथ है तो ये बात भी आपके सामने स्पष्ट हो जाती है कि ये यहूदियों का आपस का भाईचारा है, ये उनके खून का रिश्ता है। इसलिए साथियों, आपको हमारा ये बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हैं हम लोग, आपको बता देना चाहते हैं कि इससे पहले हम चिल्लाते रहे ये विदेशी, यूरेशियन, आर्य, कुछ भी करते रहे, लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी उनको इस बात से, क्योंकि उन्होंने समय समय पर अपनी पहचान बदलने का काम किया और पहचान बदल करके उन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया। कभी अपने आप को आर्य कहा तो कभी देव कहा तो कभी और कुछ नाम देते रहे, कभी सुर कहा। इस प्रकार से नई नई पहचान दे करके उन्होंने हमें गुमराह किया ताकि लोग इनकी वास्तविकता को न जान सके, असलियत को न जान सके। आज हम लोग इनकी असलियत को उजागर कर रहे हैं और असलियत को उजागर करने का मतलब है कि हमने खुद अपने आप को एक तरह से कहा जाए तो खतरे में डाल दिया है। लेकिन हमने खतरे में अपने आप को इसलिए डाला है कि देश खतरे से निकल सके। अगर आप लोगों का अगर गंभीरता पूर्वक ये रहा मामला तो हम रहे ना रहें, लेकिन ये देश रहना चाहिए, समाज रहना चाहिए, हमारी आने वाली जनरेशन बचनी चाहिए। उस जनरेशन को हमें बचा के रखना है, उनको सुरक्षित रखना है, उनको आजाद रखना है, उनको जो है कहें कि गुलाम नहीं बनने देना है। तो हमें ये रिस्क लेनी पड़ेगी, हमें ये खतरा उठाना पड़ेगा। लेकिन जब ये खतरा एक आदमी जब ये बात करता है तो उसके लिए खतरा हो सकता है, लेकिन जब पूरे देश की आवाज बन जाएगी तो खतरा उन लोगों के लिए होगा जो आज हमारे लिए खतरा बने हुए हैं। तो आप लोगों से मेरा विशेष अनुरोध है कि आप इन चीजों को गंभीरता से लें। क्या आप इस देश को इजराइल बनने का मतलब ये मत समझिएगा कि इजराइल की तरह मजबूत बनाना है, इसको ये मत समझिएगा कि ये लोग इजराइल की तरह विकसित करना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इजराइल का मतलब है कि वे इस देश को यहूदियों का देश बनाना चाहते हैं, जो 15 अगस्त 1947 को बन चुका था। मगर भारतीय संविधान सभा ने जिस तरीके का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैनशिप में बनाया, उस संविधान की वजह से इनका यहूदी राज जो 15 अगस्त 1947 को इनको ट्रांसफर ऑफ पावर के तहत मिला था वो खत्म हो गया और इनके मंसूबों पे पानी फिर गया। उसके बाद वे लगातार 75 साल तक उन्होंने लगातार ये प्रयास किया है कि किस तरीके से इस देश के अंदर जो यहूदियों का राज है वो स्थापित किया जाए, क्योंकि पहले इनकी व्यवस्था तो कायम थी लेकिन इनका राज कायम नहीं था। कभी कोई विदेशी ताकत आई, कभी कोई आई, कभी कोई आई। इन्होंने अपनी व्यवस्था सामाजिक तौर पे तो यहूदियों की व्यवस्था कायम रखी, लेकिन सत्ता पे ये पूरी तरह से काबिज नहीं हो पाए थे, अर्थतंत्र पे पूरी तरह से काबिज नहीं हो पाए थे।
और अंग्रेजों के बाद में इन्होंने सोचा कि अब ये कंप्लीटली जो देश है वो हमारे हाथ में आ गया है। अब सत्ता भी, अर्थतंत्र भी, इस देश की सामाजिक व्यवस्था भी, इस देश का संपूर्ण जो है कल्चर हमारे अनुसार चलेगा। लेकिन वो संविधान की वजह से पॉसिबल नहीं हो पाया, तो उन्होंने संविधान को ही बदलने और उसको समंदर में फेंकने की बातें कही। पूर्व सरसंघचालक जो केसी सुदर्शन थे, उन्होंने कहा था कि भारत का संविधान जो है ब्रिटिश प्रभावित है, इसे समंदर में फेंक देना चाहिए। इस तरीके की बातें शुरू से ही आ रही है कि वो संविधान विरोधी बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि संविधान ही उनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा था, सबसे बड़ा जो कांटा था, और उस संविधान को बरकरार रखते हुए वे लोग अपना राज स्थापित नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने संविधान को समाप्त करने का कार्य शुरू किया और उसमें अमेंडमेंट लाते लाते अमेंडमेंट के नाम पर बहुत सारे बदलाव करके उसको परिवर्तित कर दिया, और आज तो उन्होंने पूरी तरह से इसको निष्प्रभावी करके दरकिनार कर दिया। और उन्होंने धीरे धीरे इन छोटी छोटी घटनाओं को अंजाम दे करके लोगों की मानसिकता तैयार कर दी। अब वो छोटे छोटे बच्चे जो कल वहां पर उस घटना को अंजाम दे रहे थे, उनको तो नहीं पता, उनको तो सिर्फ यही कहा गया था कि ऐसा करने से बारिश हो जाएगी, तुमको ये करना है। अब बच्चों से आप कुछ भी करवा दो, उसमें क्या है, वो ना समझ है, कमसीन उम्र के हैं, नादान है। उन्होंने जो ऐसा किया उसकी वजह से अब जो बच्चों को सजा मिलेगी या फिर टॉर्चर किया जाएगा, उसके मुताबिक उन बच्चों की उन जाति विशेष के लोगों के साथ या फिर कहे कि SC ST और उसमें OBC के लोगों के प्रति उनकी नफरत पैदा होगी, और वो नफरत आजीवन उनके अंदर रहेगी। जब वो बड़े हो जाएंगे तब वे लोग भी इसी तरीके की बदले की भावना रखेंगे। ये संविधान विरोधी बातें हैं, और इस संविधान विरोधी बातों से हमें जो है कैसे लोगों को अलग करना है, इसके लिए किस तरीके का व्यवहार हमें करना चाहिए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग और जो भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता पढ़े लिखे और शिक्षित लोग हैं, वे अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करने आ रही है तो पुलिस को दोषी ना माने। पुलिस आपको गिरफ्तार करने आ रही है तो उसमें पुलिस का कोई दोष नहीं है। पुलिस को गिरफ्तारी वारंट किसने जारी किया है, दोषी वो है। जहां से गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है, जिम्मेदार वो है, पुलिस जिम्मेदार नहीं है। आप पुलिस को गाली निकालते हो, पुलिस पे पत्थर फेंकते हो, पुलिस वाला मेरे बेटे को पकड़ के ले गया, पुलिस वाला मेरे भाई को पकड़ के ले गया, नहीं। वो पकड़ना उसकी मजबूरी थी, उसको पता है कि मुझे आदेश की पालना करनी है, जो आदेश ऊपर से हुआ है उसका मुझे इम्प्लीमेंट करना है, इसलिए वो ऐसा करता है। तो यहाँ पर भी जो राजपूत हो चाहे और भी कुछ कास्ट है जो अत्याचार और अन्याय करती है लोगों के साथ में, ये आपको समझना होगा कि वो करती नहीं है, उनसे करवाया जाता है, वो करवाया जाता है, ये समझना होगा आपको। मैं कोई राजपूत के फेवर की बात नहीं कर रहा, मैं किसी गुनाहगार के बचाने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उनको अच्छा मान लो और उनका अत्याचार सहन करते रहो, नहीं। अत्याचार का विरोध, अन्याय का विरोध हमें जीते जी करते रहना चाहिए, चाहे उसके लिए हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। जाएगी तो जाएगी, कोई बात नहीं, एक जान जाएगी, हजारों जानें हमने तैयार कर दी, लाखों करोड़ों तैयार कर दी। मगर ये बात समझनी होगी कि खाली उसको दोषी मान लेने से हमारा काम नहीं होने वाला। हम लोग उनको, उनके दोष या उनके अपराध करने के पीछे कौन छुपा हुआ है उसको हमें करना चाहिए। जितनी भी घटनाएं होती है, जैसे एक फॉर एग्जांपल ये बात कहें कि कहीं एक औरत को पीटा जाता है और उसको कहा जाता है कि ये डायन है, इसको पीटा जाए, तो ये डायन है ये कौन साबित करता है? कोई मेडिकल, कोई डॉक्टर या कोई समाज का कोई व्यक्ति नहीं, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ही इस बात को कहता है। ब्राह्मण ने ही ऐसा एक अफवाह फैला रखी है कि इस तरीके की जो औरत है उसके ये लक्षण होते हैं और वो डायन होती है। तो उसने जो मैसेज समाज में छोड़ा, समाज उसके अनुरूप उस औरत को सजा दे रहा है, उसको मार रहा है, दंगा करके गांव में घुमा रहा है, उसको जला रहा है, और भी क्या क्या घटनाएं उसके साथ कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से ये जितनी भी हैं सारी चीजें जिनके पीछे सिर्फ और सिर्फ रीजन वही लोग हैं, उन्हीं लोगों के मन घड़त और अंधविश्वास और रूढ़िवादी वाली जो बातें बनाकर समाज में रखी गई हैं, उन्हीं बातों के अनुसार ही जो हमारे समाज के लोग हैं, चाहे वो OBC वर्ग के साथ भाई हो, चाहे वो राजपूत वर्ग के भाई हो,
वे सभी लोग इस प्रकार का अंजाम कर देते हैं इन चीजों को, और उनके आदेश की पालना करते हैं, क्योंकि उनका माइंड सेटअप किया जाता है कि ऐसा करने से ऐसा होगा। वरना कहीं न कहीं 50 पीढ़ी, 25 पीढ़ी, 30 पीढ़ी पहले वो हमारे भाई हैं, हमारे ब्लड के हैं, हमारे खून के हैं। और मैं तो कई बार कह चुका हूं कि गांवों में रहने वाले जितने भी ठाकुर हैं, जितने भी राजपूत हैं, वो सारे हमारे भाई हैं। उनका डीएनए कभी भी यहूदियों से नहीं मिलेगा, वे कोई यहूदी नहीं है। लेकिन आज उनको इस तरीके से प्रेरित किया हुआ है कि तुम लोग इन लोगों को दबा कर रखो तो तुम्हारा गांव में वजूद रहेगा, तुम्हें पूछ करके ये काम करेंगे, तुम्हारे ये गुलाम रहेंगे, तुम्हारी ये जो है बेगार निकालेंगे। ऐसा उनको मेंटली प्रिपेयर्ड किया जाता है, जिसकी वजह से वे लोग इन चीजों को, इन घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो साथियों, मेरा आप लोगों से अनुरोध ये है, ज्यादा लंबी बात ना करेंगे, फिर मिलेंगे आपसे जल्दी ही। आपको ये देखना है कि इन चीजों के पीछे वजह क्या है। कम से कम हमारे संगठनों के लोग, जो फूले अम्बेडकरी विचारधारा से लैस लोग हैं, जो बामसेफ की आइडियोलॉजी को जानते हैं, जो दुश्मन और दोस्त की पहचान करते हैं, उन लोगों को तो कम से कम ये बात समाज में फैलानी चाहिए। अन्यथा बहुत सारे लोग तो अपने आप को जो कुकर मुत्ते की तरह जो सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं, पॉलिटिक्स करना उनका उद्देश्य बन जाता है, और वे किसी न किसी प्रकार लोगों की सहानुभूति प्राप्त करके अपने आप को समाज में स्टेब्लिश करना चाहते हैं, और फिर वहीं जाकर के उनकी दलाली और उनकी जो है चापलूसी करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों के से सावधान रह करके समाज को वास्तविकता बतानी चाहिए। वास्तविकता बताना खतरे से खाली नहीं है, हम जानते हैं, लेकिन नहीं बताना ये भी खतरे से खाली नहीं है। और खतरे से खाली नहीं होने के साथ साथ अपराध भी है, गुनाह भी है। तो हम कम से कम अपराध और गुनाह से तो बचें। खतरा तो वैसे ही आना है, इधर भी आना है, उधर भी आना है। अगर हम नहीं बताएंगे लोगों को सच, तब भी हम खतरे से बचने वाले नहीं हैं। और अगर हम सच बता करके भी खतरे में पड़ते हैं, तो कम से कम ये तो होगा कि हम अपराधी नहीं होंगे, हम गुनहगार नहीं होंगे, हम समाज के दोषी नहीं होंगे। ये मैं आप लोगों से अपील करते हुए अपनी बात को यहाँ समाप्त करूंगा, और आप लोगों से विशेष अनुरोध करूंगा कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और जितना ज्यादा हो सके इसका प्रचार प्रसार करें, ताकि जो कॉन्सेप्ट हमने अभी उठाया है, दुश्मन को जो हमने खुला करके रख दिया है। हाँ, हम जानते हैं कि सारे ब्राह्मण यहूदी नहीं हो सकते। जैसे कुछ तेल मांगने वाले लोग हैं, जैसे कुछ और भी छोटे छोटे जो अपने आप को अब कहते तो ब्राह्मण हैं, लेकिन ब्राह्मण तो उनके हाथ का पानी भी नहीं पीता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो कोई उसमें नहीं है। लेकिन जो टॉप मोस्ट जो सत्ता को प्रभावित कर रहे हैं, जो अर्थतंत्र को प्रभावित कर रहे हैं, जो राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियों को नियंत्रण करते हैं, जो मीडिया पर कब्जा और नियंत्रण बनाए बैठे हैं, जो लोग सामाजिक संगठनों तक को प्रभावित कर रहे हैं, जो प्रशासनिक पदों पर बैठे हुए लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, ऐसे लोग जो हैं, उन यहूदियों से हमें देश को बचाना होगा। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हम अपने आप के खुद के गुनाहगार दोषी है ही है, समाज के, देश के और आने वाली पीढ़ियों के गुनहगार रहेंगे। ऐसी मैं आप लोगों से साथियों अपील करता हूं कि हमें इस गुनाह से बचना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बताना चाहिए। आज और भी सबूत आपको, हर दिन हम आपको एक सबूत देते रहेंगे कि इस देश में भारत के यहूदियों का इजराइल के यहूदियों के साथ में क्या कनेक्शन है, कैसा उनके साथ में रिश्ता है। ये बात हम आपके सामने हर दिन उजागर करते जाएंगे, रखते जाएंगे, और आप लोग इसको आगे समाज में प्रसारित करेंगे। ऐसी उम्मीद और आशा के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।